हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी टेक्निकल क्लासेस में और मैं हूं भावेश बारसकर। टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट दोस्तों, इन तीनों ट्रेड के मेरे पास में 60 प्लस मतलब 60 से भी ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों मैं इस चैनल के थ्रू आपको एक एक करके सभी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है एक एक करके दोस्तों सभी क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व कराऊंगा। और दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं इन सभी क्वेश्चन पेपर की आपको PDF फाइल प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और दोस्तों इस PDF फाइल में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर इन तीनों ट्रेड टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट इन तीनों ट्रेड के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में, इन सभी क्वेश्चन पेपर की जो आंसर शीट है दोस्तों इस PDF फाइल के अंदर आपको दोस्तों अवेलेबल मिल जाएगी दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपको स्टडी करने में और भी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। इस आज का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों इसरो के एक LPSC सेंटर का कोई क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम का यह क्वेश्चन पेपर है। जो दोस्तों अगर ट्रेड की बात करें तो यह टेक्नीशियन बी टर्नर ट्रेड का यह क्वेश्चन पेपर है, जो हुआ था 3/12/2017 को यह क्वेश्चन पेपर हुआ था, जिसमें टाइमिंग दिया था दोस्तों 2 घंटे का, 120 मिनट का इसमें टाइमिंग दिया हुआ था। और जो मैक्सिमम मार्क है दोस्तों वो 300 है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन 4 नंबर का है ना, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और टोटल नंबर दोस्तों 300 है। और दोस्तों अगर आपका एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो दोस्तों आपके टोटल नंबर में से आपका एक नंबर माइनस कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी का पार्श्व मतलब क्या होता है दोस्तों, साइड होता है। ए और बी का साइड एक आयत की परिधि होती है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड ए एंड बी इज गिवन बाय। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आयत की परिधि क्या होती है अगर जो साइड ए और बी है, ठीक है। आयत क्या होता है दोस्तों, आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है, ठीक है। अगर दोस्तों एक भुजा आपकी ए है और एक भुजा दोस्तों अगर आपकी बी है, तो जो आयत की जो परिधि होती है वो क्या होती है, आयत की परिधि या जो आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो जो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, ये होता है अपने आयत का परिमाप, ठीक है। तो इसमें अगर लंबाई ये है और जो बी है दोस्तों अगर वो चौड़ाई होगी तो जो उसकी परिधि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2a + b, ठीक है, जो कि दोस्तों हमको ऑप्शन ये में मिल जाता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि SI यूनिट में ताप का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन SI यूनिट। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ताप की जो यूनिट होती है SI यूनिट में मतलब इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में ताप की यूनिट कौन सी होती है। तो दोस्तों जो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपेक्षित घनत्व खालिस्तान का अनुपात होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशो ऑफ। तो दोस्तों जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो घनत्व का अनुपात होता है, जिसमें दोस्तों पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व होता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, यदि एक भाग का आयतन 80 सेंटीमीटर है और पदार्थ का घनत्व 8 ग्राम पर सेंटीमीटर है, तो भाग का द्रव्यमान होता है। If the value of the part is 80 cc and the density of the material is 8 ग्राम पर cc, the mass of the part is। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपका किसी भाग का आयतन 80 सेंटीमीटर है और पदार्थ का घनत्व अगर आपका 8 ग्राम पर cc है, तो उस भाग का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है दोस्तों, मास इक्वल क्या होता है, ये होता है दोस्तों आयतन, ठीक है। अगर आयतन को हम अगर V से इंडिकेट करते हैं वैल्यू, तो आयतन इंटू डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में आयतन भी दिया हुआ है और जो पदार्थ की जो डेंसिटी होती है वो भी दी हुई है, ठीक है। तो आयतन हो जाएगा दोस्तों हमारा 80 इंटू जो डेंसिटी है दोस्तों वो है 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 640। तो हमारे जो भाग का जो द्रव्यमान है दोस्तों कितना हो जाएगा 640 ग्राम, ठीक है, जो कि हमको ऑप्शन बी में मिल जाता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा 640 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, यदि एक टेपर का वृहत व्यास और लघु व्यास क्रमशः D and D है, तो टेपर की लंबाई L द्वारा योजित है, तो टेपर अनुपात क्या है। इफ द लार्ज डायमीटर एंड द स्मॉलर डायमीटर ऑफ टेपर इज कैपिटल D एंड स्मॉल d respectively and the length of the taper is denoted by L, what is the taper ratio। दोस्तों क्वेश्चन में हमको टेपर रेशो पूछा गया है कि जो टेपर का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। अगर टेपर का बड़ा व्यास कैपिटल D है और टेपर का छोटा व्यास स्मॉल d है और जो टेपर की लंबाई अगर L है, तो टेपर अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों टेपर अनुपात होता है जब भी जो भी दोस्तों का जो टेपर जॉब होता है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से होता है टेपर जॉब। तो इसमें क्या होगा, टेपर का बड़ा व्यास D है
और जो टेपर का छोटा व्यास दोस्तों स्मॉल डी होता है, जो टेपर की लंबाई होती है वो होती है एल, ठीक है। तो जो टेपर रेशो होता है दोस्तों क्या होता है कि टेपर रेशो इक्वल होता है टेपर का बड़ा व्यास माइनस मतलब किसी टेपर जॉब के दोनों व्यास के अंतर और टेपर की लंबाई के अनुपात को टेपर अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे कोनिसिटी भी कहा जाता है, जिसको के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टेपर अनुपात क्या हो जाएगा, टेपर का बड़ा व्यास मतलब किसी भी जॉब के दोनों व्यास के अंतर मतलब बड़ा व्यास माइनस छोटा व्यास हो जाएगा, और उस टेपर की उस जॉब की जो टेपर लंबाई है उसके अनुपात को, जो टेपर की लंबाई दोस्तों ये है ना, तो ये हो जाएगा कि उसके अनुपात को क्या कहते हैं, टेपर अनुपात कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, डी माइनस डी अपॉन एल, है ना। और जो ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l, दोस्तों जो कंपाउंड स्लाइड द्वारा जो टेपर एंगल निकालते हैं दोस्तों ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमको टेपर अनुपात के बारे में पूछा गया है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, डी माइनस के स्मॉल डी अपॉन एल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, यदि एक पदार्थ का द्रव्यमान 1 किलो होता है तो भूमि के सतह पर उसका भार है, इफ द मास ऑफ द सब्सटेंस इज 1 kg, इट वेट ऑन अर्थ सरफेस इक्वल टू। दोस्तों क्वेश्चन में को पूछा गया है अगर किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है, जो मास है दोस्तों 1 किलो है, तो जो ज़मीन की जो सतह होती है दोस्तों उस पर उसका वेट कितना होगा। दोस्तों उस पर जो उसका वेट होगा, उसका जो भार होगा वो होगा 9.81 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, यदि एक पुली तंत्र का यांत्रिक लाभ 24 है और वेग अनुपात 30 है तो उस तंत्र की दक्षता है, इफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुली सिस्टम इज 24 एंड द वेलोसिटी रेशो इज 30, द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दक्षता होती है, जो तंत्र की जो दक्षता होती है वो क्या होती है। अगर आपके पास में दोस्तों वेग अनुपात 30 है और जो यांत्रिक लाभ होता है वो 24 है, तो उसकी दक्षता कितनी हो जाएगी दोस्तों, इफिशियंसी इक्वल होता है, ठीक है। अगर इफिशियंसी इक्वल होता है, ये होता है दोस्तों यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, ये हो गया दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज अनुपात वेग जो वेलोसिटी रेशो होता है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी रेशो। इन दोनों के अनुपात को यंत्र की दक्षता कहते हैं, ठीक है। तो जो हमको दोस्तों यांत्रिक लाभ कितना दिया हुआ है 24 और जो वेग अनुपात है दोस्तों वो है 30, ठीक है। तो जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों ये आ जाएगा 0.80, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो कि दोस्तों हमको ऑप्शन सी में मिल जाता है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 0.80, ये हो जाएगा दोस्तों तंत्र की दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, प्लग गेज का गो साइड का व्यास खालिस्तान के समतुल्य होगा, गो साइड ऑफ द प्लग गेज विल हैव द डायमीटर इक्वल टू। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्लग गेज होता है उसका जो गो सिरा होता है उसका व्यास किसके बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो प्लग गेज होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से दोस्तों प्लग गेज होता है, जिसका दोस्तों एक सिरा होता है गो और जो दूसरा सिरा होता है वो होता है दोस्तों नो गो, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों प्लग गेज का जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किसी भी जॉब के इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो गो सिरा हो गया दोस्तों, गो सिरा हमेशा प्लग गेज का मिनिमम डायमीटर में होता है, ठीक है, मिनिमम डायमीटर में गो सिरा होता है, और जो उसका नो गो सिरा होता है दोस्तों वो हमेशा मैक्सिमम डायमीटर में होता है ना। तो हमको क्वेश्चन में गो सिरे के बारे में पूछा गया कि जो प्लग गेज का जो गो सिरा होता है उसका जो डायमीटर होता है किसके बराबर होता है, तो हमारा आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मिनिमम साइज ऑफ द जॉब, ठीक है दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चन में अगर प्लग गेज की जगह दोस्तों अगर आपको रिंग गेज के बारे में पूछा जाता है कि जो रिंग गेज का जो गो सिरा होता है वो किसके बराबर होता है, तो दोस्तों जो रिंग गेज का गो सिरा होता है हमेशा मैक्सिमम साइज ऑफ द जॉब, मतलब जो जॉब का जो हाई लिमिट होती है, जो अधिक साइज होता है उसके बराबर होता है गो सिरा, ठीक है। और नो गो सिरा दोस्तों मिनिमम साइज के बराबर होता है ना। रिंग गेज के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। और जो प्लग गेज के बारे में क्वेश्चन में जो हमको पूछा गया दोस्तों कि गो सिरा प्लग गेज का किसके बराबर होता है, तो हमारा आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मिनिमम साइज ऑफ द जॉब। दोस्तों जो रिंग गेज होता है, जो प्लग गेज होता है दोस्तों, इसके जो सिरों के जो डायमीटर होते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अगर मिनिमम साइज दोस्तों, अगर जो मिनिमम साइज में अगर प्लग गेज है, प्लग गेज का गो सिरा है, तो उसका रिंग गेज का दोस्तों मैक्सिमम साइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन प्लग गेज के बारे में पूछा गया है, हमारा आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जॉब के न्यूनतम आकार। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर को 0.04 mm का नेगेटिव त्रुटि होता है, जब यह माइक्रोमीटर 50.53 mm का माप दिखाता है तो सही रीडिंग क्या है। माइक्रोमीटर हैज़ अ नेगेटिव एरर ऑफ
04 mm, व्हाट इज़ द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजरमेंट 15.53 मिलीमीटर। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उसकी सही रीडिंग होगी क्या होगी। अगर दोस्तों किसी माइक्रोमीटर के द्वारा दोस्तों कोई रीडिंग चेक की हुई है और उस माइक्रोमीटर में दोस्तों 0.04 मिलीमीटर की नेगेटिव एरर है, और जब हम उस माइक्रोमीटर का यूज़ करके जो रीडिंग चेक की है दोस्तों वो है 50.53, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी सही रीडिंग क्या होगी। जब भी दोस्तों अगर किसी माइक्रोमीटर में एरर होती है ना, एक होती है दोस्तों नेगेटिव एरर और दूसरी होती है दोस्तों पॉजिटिव एरर। तो जब भी दोस्तों अगर किसी माइक्रोमीटर में एरर होती है, नेगेटिव एरर होती है या पॉजिटिव एरर होती है, तो उसको दोस्तों जो मेन रीडिंग होती है उसमें एक तो उसमें घटा देते हैं या तो फिर उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में दोस्तों नेगेटिव एरर के बारे में पूछा गया था। जब भी दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में नेगेटिव एरर के बारे में पूछा जाता है तो नेगेटिव एरर को दोस्तों हमेशा जो उसकी मेन रीडिंग होती है उसमें हम उसको जोड़ देते हैं, है ना। आपको दोस्तों सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी दोस्तों आपको नेगेटिव एरर के बारे में अगर बोले तो उसके अपोजिट आपको करना है, ठीक है। अगर नेगेटिव एरर है तो उसको क्या करेंगे, मेन रीडिंग में जोड़ देंगे, और अगर दोस्तों अगर आपको पॉजिटिव एरर के बारे में पूछा गया है तो उसको मेन रीडिंग में से घटा देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा है, आपको सिर्फ इतनी सी याद रखना है कि उसको हमेशा आपको नेगेटिव मतलब उल्टा करना है, अपोजिट करना है। अगर नेगेटिव एरर दी है तो आपको जोड़ना है, और पॉजिटिव अगर एरर दी है दोस्तों तो आपको उसमें से मेन रीडिंग में से घटाना है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में दोस्तों 0.04 की नेगेटिव एरर है और जो उसकी रीडिंग है दोस्तों 50.53 है, ठीक है। तो ये हो जाएगी दोस्तों उसकी जो माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है वो इतनी है ना। और हमको एरर कितनी दी है दोस्तों 0.04, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमको क्या नेगेटिव एरर दी है तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, है ना। तो हमारी जो मेन रीडिंग हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी 50.57, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगी हमारी मेन रीडिंग, तो जो कि दोस्तों हमको ऑप्शन डी में मिल जाती है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा 50.57 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप सहायता देता है। रेचेट स्टॉप इन द माइक्रोमीटर हेल्प टू। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो माइक्रोमीटर में जो रेचेट स्टॉप होता है वो क्या मदद करता है या क्या सहायता प्रदान करता है। दोस्तों माइक्रोमीटर में पीछे की तरफ एक रेचेट स्टॉप होता है जिसका प्रयोग दोस्तों स्पेंडल को घुमाने के लिए करते हैं। जब भी दोस्तों हम किसी जॉब का साइज चेक करते हैं तो दोस्तों हमेशा शुद्धता में मेजरमेंट करने के लिए रेचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों। इससे क्या होता है कि जो रेचेट स्टॉप होता है दोस्तों इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे समान मात्रा में प्रेशर होता है दोस्तों। ये प्रेशर को एक समान मात्रा में अगर दोस्तों अगर 10 कारीगर भी दोस्तों अगर माइक्रोमीटर का यूज़ कर रहे हैं और दोस्तों अगर रेचेट स्टॉप का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों एक समान रीडिंग आएगी, है ना। तो एक्यूरेसी के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है और समान मात्रा में प्रेशर देने के लिए रेचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कंट्रोल द प्रेशर, ऑप्शन बी में है लॉक द स्पेंडल, ऑप्शन सी में है एडजस्ट जीरो एरर, और ऑप्शन डी में है होल्ड द वर्कपीस। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो रेचेट स्टॉप होता है दोस्तों इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कंट्रोल द प्रेशर, ठीक है। एक समान प्रेशर देने के लिए, शुद्धता में जॉब को मेजर करने के लिए रेचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कंट्रोल द प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का कि एक बाहरी माइक्रोमीटर के छल्य भाग का शून्य ग्रेजुएशन डेटम रेखा के नीचे है। जब माइक्रोमीटर का मापक मुख्य पृष्ठ संपर्क में है तो त्रुटि है। इफ द जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल डिविएशन ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज बिलो द डाटम लाइन व्हेन द मेजरिंग फेसेस ऑफ द माइक्रोमीटर आर इन कॉन्टेक्ट द एरर इज। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है हमको कि जो माइक्रोमीटर है दोस्तों, माइक्रोमीटर के स्पेंडल और एन्युलर के दोनों फेस अगर कांटेक्ट में है और थिम्बल का जीरो डेटम लाइन के नीचे है तो किस प्रकार की एरर है, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो एरर होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों पॉजिटिव एरर और एक होती है नेगेटिव एरर। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि जो स्लीव है ये हो गया दोस्तों माइक्रोमीटर का स्लीव और ये हो गया दोस्तों उसकी डाटम लाइन। इसके ऊपर दोस्तों इस प्रकार से ग्रेजुएशन जो डिवीज़न होती है इस प्रकार से होते हैं। और इसके बाद में दोस्तों थिम्बल होता है। थिम्बल के दोस्तों हम 50 भागों में उसको डिवाइड करते हैं ना। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो जीरो है थिम्बल का वो डेटम लाइन के नीचे है। तो जब भी दोस्तों अगर डेटम लाइन के जो अगर नीचे अगर जीरो है तो इसमें किस प्रकार की एरर होगी, नेगेटिव एरर होगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो जीरो है वो डेटम लाइन तक पहुँचा ही नहीं, इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो रीडिंग देगा वो हमेशा प्लस में देगा, ठीक है। उसका अगर दोस्तों अगर आपका 20 मिलीमीटर का एक्यूरेट जॉब है तो जब दोस्तों हम इस माइक्रोमीटर का यूज़ करेंगे तो हमारी जो रीडिंग आएगी दोस्तों अगर इसमें 0.02 अगर दोस्तों इसमें एरर है तो जो हमारी रीडिंग होगी वो आएगी दोस्तों 20.02, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा।
तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो नेगेटिव एरर हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो हमारा जीरो है दोस्तों थिम्बल का वो नीचे है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोस्तों जो हमारा थिम्बल का जो जीरो अगर डेटम लाइन के ऊपर चला जाता तो उस समय दोस्तों जो एरर होती है वो पॉजिटिव एरर होती है, और इसको दोस्तों हमेशा पॉजिटिव एरर को मेन रीडिंग में से घटाते हैं और नेगेटिव एरर को दोस्तों मेन रीडिंग में जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा, नेगेटिव एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, एक घटक को मापते समय क्या निर्धारित किया जाता है, विच इज डिटरमाइंड वाइल मेजरिंग अ कंपोनेंट। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम किसी जॉब को मेजर करने के बाद में कौन सा साइज निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन ए में है नॉमिनल साइज, ऑप्शन बी में है एक्चुअल साइज, ऑप्शन सी में है स्पेसिफाइड साइज और ऑप्शन डी में है मिनिमम साइज। जब भी दोस्तों हम किसी जॉब को मेजर करते हैं तो उसके द्वारा जो साइज प्राप्त होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों एक्चुअल साइज, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और जो दोस्तों का जो ड्राइंग के ऊपर जो साइज दिया जाता है ना, ड्राइंग के ऊपर जो साइज दिया जाता है उसे नॉमिनल साइज या बेसिक साइज कहते हैं, ठीक है। तो हमको दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब किसी जॉब को जब किसी घटक को मेजर करते हैं तो उसे कौन सा साइज कहते हैं। तो हमारा आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, एक्चुअल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, जब आधार विभाग के एक साइड पर शून्यता दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन द साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज़ कॉल्ड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी बेसिक साइज में सिर्फ एक ही तरफ अगर टॉलरेंस अगर देते हैं तो उसे कौन सी टॉलरेंस कहा जाता है। दोस्तों जो टॉलरेंस होती है वो हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। और टॉलरेंस दोस्तों दो प्रकार से होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों बायलैटरल टॉलरेंस और एक होती है दोस्तों यूनिलैटरल टॉलरेंस, ठीक है। और जो बायलैटरल टॉलरेंस होती है दोस्तों वो बेसिक साइज के दोनों तरफ दी जाती है, प्लस में भी दी जाती है दोस्तों और माइनस में भी दी जाती है, ठीक है। बेसिक साइज के दोस्तों दोनों तरफ जो टॉलरेंस दी जाती है उसे बायलैटरल टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। और जो सेकंड नंबर की होती है दोस्तों यूनिलैटरल टॉलरेंस, वो सिर्फ दोस्तों बेसिक साइज के एक तो प्लस में दी जाती है या फिर माइनस में दी जाती है ना। तो उसे जब दोस्तों अगर एक ही तरफ दी जाती है बेसिक साइज के, है ना, तो उसे दोस्तों सिर्फ अगर एक तरफ दी जाती है तो उसे यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन टॉलरेंस इज गिवन वन साइड ऑफ द बेसिक साइज, है ना दोस्तों, बेसिक साइज की अगर सिर्फ एक ही तरफ अगर टॉलरेंस दी गई है तो उसे किस प्रकार के टॉलरेंस कहते हैं, तो उसे दोस्तों यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, यदि एक होल का साइज और शाफ्ट का साइज के बीच की न्यूनतम क्लियरेंस है, द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द होल साइज एंड शाफ्ट साइज। दोस्तों यहाँ पर एक होल का साइज दिया हुआ है जो कि 30 + 0.021 मिलीमीटर है, और एक दोस्तों शाफ्ट का साइज दिया हुआ है जिसमें दोस्तों दो टॉलरेंस दिए माइनस में। तो क्वेश्चन हमको पूछा गया कि इसके बीच में जो मिनिमम क्लियरेंस है वो कितना होगा। दोस्तों मिनिमम जो क्लियरेंस होता है दोस्तों वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव अलाउंस होता है क्लियरेंस में। और जो फिट होती है दोस्तों तीन प्रकार की होती है, एक होती है दोस्तों क्लियरेंस फिट, एक होती है इंटरफेरेंस फिट और एक होती है दोस्तों ट्रांजिशन फिट। जो क्लियरेंस फिट में दोस्तों हमेशा पॉजिटिव अलाउंस होता है, चाहे वो दोस्तों न्यूनतम में हो या न्यूनतम क्लियरेंस हो या अधिकतम क्लियरेंस हो, दोनों हमेशा दोस्तों जो क्लियरेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। और दोस्तों इंटरफेरेंस फिट होती है, इसमें दोस्तों हमेशा नेगेटिव अलाउंस होता है, चाहे दोस्तों अधिकतम इंटरफेरेंस की बात करें या न्यूनतम इंटरफेरेंस की बात करें, इसमें दोस्तों हमेशा नेगेटिव अलाउंस होता है। और जो ट्रांजिशन फिट होती है दोस्तों इसमें पॉजिटिव अलाउंस और नेगेटिव अलाउंस दोनों होता है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि जो क्लियरेंस है न्यूनतम क्लियरेंस कितना होगा। दोस्तों हमको न्यूनतम क्लियरेंस के बारे में पूछा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, होल का जो साइज हो जाएगा, होल का मिनिमम साइज, ठीक है, होल का दोस्तों मिनिमम साइज माइनस शाफ्ट का मैक्सिमम साइज, ठीक है। तो जो मिनिमम साइज है दोस्तों कितना है, इसमें दोस्तों जो मिनिमम साइज हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, है ना, 30.00। और जो मैक्सिमम साइज है और शाफ्ट का दोस्तों मैक्सिमम साइज, तो शाफ्ट का जो मैक्सिमम साइज है दोस्तों कितना हो जाएगा 29.890, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा शाफ्ट का मैक्सिमम साइज, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 0.110, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, इस्पात में सुदृढ़ता की वृद्धि और भंगुरता कम करने वाले ऊष्मा उपचार प्रक्रम को कहा जाता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन स्टील टू इंक्रीज टफनेस एंड टू रिड्यूस ब्रिटलनेस इज कॉल्ड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ऊष्मा उपचार की वो कौन सी विधि है जिसमें स्टील की जो टफनेस होती है वो बढ़ती है और जो ब्रिटलनेस होती है दोस्तों, जो भंगुरता होती है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन में है एनेलिंग, ऑप्शन बी में है नॉर्मलाइजिंग,
ऑप्शन सी में है टेम्परिंग और ऑप्शन डी में है कार्बोराइजिंग। तो दोस्तों जो एनेलिंग होती है, ये चारों दोस्तों हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है। जो एनेलिंग होती है दोस्तों, इसमें स्टील जो हार्ड स्टील होता है उसको दोस्तों सॉफ्ट बनाने के लिए एनेलिंग प्रोसेस की जाती है। और दोस्तों एनेलिंग के द्वारा जो मसेबिलिटी का जो गुण होता है वो बढ़ता है। और जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में दोस्तों जो स्टील के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की जाती है। और जो टेम्परिंग प्रोसेस में दोस्तों जब स्टील को दोस्तों जब हम हार्ड करते हैं तो हार्ड स्टील में दोस्तों जो भंगुरता का गुण आ जाता है, ठीक है। तो भंगुरता का गुण दोस्तों कम करने के लिए और टफनेस बढ़ाने के लिए जो हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस की जाती है वो होती है दोस्तों टेम्परिंग, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी टेम्परिंग। और जो कार्बोराइजिंग की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, इसमें ऐसे स्टील जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा कम होती है उसके सरफेस पे कार्बन की परसेंटेज मात्रा बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है हीट ट्रीटमेंट की, वो कार्बोराइजिंग कहलाती है, ठीक है। यहाँ केस हार्डनिंग की यह एक विधि होती है। तो हमको क्वेश्चन में दोस्तों जो हमारा आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सी हो जाएगा टेम्परिंग, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा टफनेस इंक्रीज होती है और जो ब्रिटलनेस होती है दोस्तों वो रिड्यूस होती है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, निम्न कार्बन इस्पात के सतह पर कार्बन प्रतिशत में वृद्धि करने वाले प्रक्रम को कहा जाता है। तो प्रोसेस ऑफ इंक्रीज कार्बन परसेंटेज ऑन द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील। तो जैसे मैंने दोस्तों आपको ऊपर बताया कि जो लो कार्बन स्टील होते हैं, जिन ऐसे कार्बन स्टील दोस्तों जिसके में कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है कम होती है, तो उसके लिए दोस्तों केस हार्डनिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कोई जॉब होती है उसके सरफेस पे दोस्तों कार्बन की परसेंटेज मात्रा बढ़ाकर इसकी जो सरफेस होती है उसको केस हार्ड किया जाता है। तो जो वो प्रोसेस होती है दोस्तों कौन सी होती है, कार्बोराइजिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन बी में हार्डनिंग, तो दोस्तों हार्डनिंग प्रोसेस में जॉब को हार्ड किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में दोस्तों जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। और जो नाइट्राइटिंग होता है दोस्तों, नाइट्राइटिंग में दोस्तों एक केस हार्डनिंग की प्रोसेस होती है, इसमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों जो हमारा आंसर है वो ए हो जाएगा, कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, धातु का विफलता के बिना प्रघात अवशोषित करने की क्षमता को कहा जाता है। एबिलिटी ऑफ मेटल टू एब्जर्व अ शॉक विदाउट फेलियर। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिना किसी एबिलिटी टू मेटल ऑब्जर्व शॉक विदाउट फेलियर, मतलब बिना किसी फेलियर के दोस्तों जो शॉक लोड होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो धातु का कौन सा गुण होता है। तो ऑप्शन ए में है हार्डनेस, ऑप्शन बी में है टफनेस, ऑप्शन सी में है डक्टिलिटी और ऑप्शन डी में है मेलेबिलिटी। दोस्तों ये चारों गुण धातु के होते हैं। तो जो हमारा आंसर है दोस्तों जो कि शॉक लोड को ऑब्जर्व करता है वो होता है दोस्तों टफनेस, ठीक है। यह धातु का गुण टफनेस होता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, रिवेट छिद्र केंद्र से प्लेट के निकटतम कोर तक की न्यूनतम दूरी है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम और रिवेट होल सेंटर टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई प्लेट है, उसमें जो रिवेट के लिए दोस्तों जो होल किए हुए है, तो जो होल का जो सेंटर है उसके जो प्लेट के निकटतम जो एज है वहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, है ना। तो हमारे ऑप्शन ए में है दोस्तों बेक पिच, ऑप्शन बी में है टॉलरेंस, ऑप्शन सी में है मार्जिन और ऑप्शन डी में अलाउंस। दोस्तों निकटतम जो प्लेट की जो निकटतम एज होती है दोस्तों वो सेंटर, जो होल का जो सेंटर होता है वहाँ तक की जो दूरी होती है दोस्तों उसको मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, अच्छी तरह काटने के लिए सान चक्र का दुरुस्तीकरण को कहा जाता है। रिकंडीशनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील फॉर इट टू कट बेटर इज नोन। दोस्तों क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको जब हम दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील का बार बार यूज़ करते हैं तो उसमें दोस्तों जो उसकी जो कटिंग क्षमता होती है वो डल हो जाती है, या तो जो उसके जो एब्रेसिव है दोस्तों डल हो जाते हैं, या फिर उसमें जो लोडिंग का गुण आ जाता है दोस्तों, तो उसको वापस से रिकंडीशनिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो उसके ड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ड्रेसिंग। ऑप्शन बी में है दोस्तों लोडिंग, ऑप्शन सी में है ड्रूइंग और ऑप्शन डी में है ग्लेजिंग। दोस्तों जो ऑप्शन बी, सी और जो डी है दोस्तों, लोडिंग, ड्रूइंग और ग्लेजिंग, दोस्तों ये तीनों जो है वो ग्राइंडिंग व्हील के दोस्त होते हैं, लोडिंग, ड्रूइंग और ग्लेजिंग, ठीक है। वो क्वेश्चन में दोस्तों रिकंडीशनिंग के बारे में पूछा गया है। तो जो हमारा आंसर हो गया दोस्तों ये हो जाएगा, ड्रेसिंग। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि कीवे ग्रूव वाले छिद्र चौड़ा करने के लिए निम्न रिमरों से विशेषतः उपयुक्त कौन सा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमर इज पर्टिकुलर सुटेबल फॉर रेमिंग होल्स हैविंग कीवे ग्रूव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई जॉब है जिसके अंदर ड्रिल होल किया हुआ है और उसके अंदर दोस्तों कीवे कटा हुआ है, ठीक है। ये कीवे कटा हुआ है, तो कीवे कटे हुए ड्रिल होल में किस प्रकार के रिमर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों स्ट्रेट फ्लूटेड रिमर, ऑप्शन बी में है हेलिकल फ्लूटेड रिमर,
ऑप्शन सी में है पायलट रिमर और ऑप्शन डी में है टेपर रिमर। तो जब भी दोस्तों अगर कीवी कटा हुआ ड्रिल होल होता है तो उसमें हमेशा दोस्तों हेलिकल फ्लूटेड रिमर का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। एक ड्रिल बिट में कर्तनधार के पीछे में दिए गए विमोचन कोण को खालिस्तान कहते हैं। इन अ ड्रिल बिट द रिलीफ एंगल गिवन बिहाइंड द कटिंग लिप्स इज कॉल्ड। दोस्तों क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि जो ड्रिल होता है, जो ड्रिल बिट होता है, उसके जो कटिंग एज होता है उसके पीछे जो विमोचन कोण होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन में है एरेक एंगल, ऑप्शन बी में है हेलिक्स एंगल, ऑप्शन सी में है लिप क्लियरेंस एंगल और ऑप्शन डी में है चीजल एज एंगल। ठीक है दोस्तों, तो जो ऑप्शन ए और जो बी है दोस्तों ये रेक एंगल है। रेक एंगल दोस्तों जो जितने ड्रिल में जो फ्लूट्स होते हैं दोस्तों, फ्लूट्स जितने कोण पर कटे होते हैं उसे रेक एंगल है, हेलिक्स एंगल कहते हैं। और सामान्य कार्य के लिए दोस्तों ये 27.5 डिग्री होता है। ठीक है, वैसे जो हेलिक्स एंगल होता है दोस्तों 3 प्रकार से होता है, एच एन एस। ठीक है, तो दोस्तों को क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कटिंग एज के पीछे जो विमोचन कोण होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, जो कि दोस्तों 8 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रखा जाता है। हार्ड धातु के लिए दोस्तों यह कम होता है और जो सॉफ्ट धातु होती है दोस्तों उसके लिए यह कोण अधिक रखा जाता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि द्रवीभूत स्टील में फिनिश कट बनाने के लिए उत्तम कर्तन औजार सामग्री कौन सा है। द बेस्ट कटिंग टूल मटेरियल फॉर मेकिंग फिनिश कट हार्ड स्टील। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हार्ड स्टील है उसके ऊपर फिनिश कट लगाने के लिए किस प्रकार के कटिंग टूल मटेरियल का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए में है पीसीडी, ऑप्शन बी में सीपीएम, ऑप्शन सी में है सुपर हाई स्पीड स्टील और ऑप्शन डी में है टीन। ठीक है, तो दोस्तों जो सीबीएन होता है दोस्तों, सीबीएन का प्रयोग जब भी हार्ड स्टील को मशीनिंग करने के लिए उसके ऊपर फिनिश कट लगाने के लिए सीबीएन कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, जो कि दोस्तों कार्बन बोरोन नाइट्रेट होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, सीबीएन कटिंग टूल। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि हाई स्पीड स्टील के लिए कार्बाइड की तुलना में कौन सा गुण अधिक होता है। विच प्रॉपर्टी इज हायर फॉर हाई स्पीड स्टील कंपेयर टू कार्बाइड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कार्बाइड की तुलना में जो हाई स्पीड स्टील होता है उसमें कौन सा गुण अधिक होता है। तो अगर तो ऑप्शन ए में है दोस्तों हार्डनेस, दोस्तों हार्डनेस हाई स्पीड स्टील की कम होती है और जो कार्बाइड होती है दोस्तों उससे कार्बाइड टूल की जो हार्डनेस होती है हाई स्पीड स्टील की तुलना में अधिक होती है। और जो वियर रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो भी कार्बाइड कटिंग टूल होता है दोस्तों उसकी अधिक होती है। और जो टफनेस होती है दोस्तों, जो टफनेस होती है वो हाई स्पीड स्टील की अधिक होती है। ठीक है, और जो कार्बाइड टूल होती है दोस्तों, कार्बाइड टूल की जो टफनेस होती है हाई स्पीड स्टील की तुलना में कम होती है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाई स्पीड स्टील के लिए कार्बाइड की तुलना में कौन सा गुण अधिक होता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, टफनेस। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि एक औजार की आयु खालिस्तान पर निर्भर करती है। टूल लाइफ डिपेंड ऑन। दोस्तों क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि जो कटिंग टूल की जो आयु होती है, आयु दोस्तों किसे कहते हैं कि जब हम किसी कटिंग टूल को रिशार्प करते हैं, जब दोस्तों उसके द्वारा जब मशीनिंग करते हैं तो जब तक कि दोस्तों वो मशीनिंग या जब तक तो वह कटिंग करते रहता है, तो जब तक दोस्तों वो दूसरी बार उसको वापस से ग्राइंड नहीं करते तो उस बीच की जो लाइफ, जो बीच का जो समय होता है दोस्तों उसे टूल लाइफ कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड के ऊपर दोस्तों टूल लाइफ डिपेंड करती है। और जो टूल मटेरियल दोस्तों, जैसे कि जो टूल मटेरियल के ऊपर भी जो टूल की जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है। जैसे हाई स्पीड स्टील की जो टूल लाइफ होती है दोस्तों वो कम होती है, और जो कार्बाइड वाले जो टूल होते हैं दोस्तों उसकी जो टूल लाइफ होती है वो अधिक होती है। वर्क मटेरियल, तो दोस्तों वर्क मटेरियल के ऊपर भी टूल लाइफ डिपेंड करती है ना, क्योंकि अगर हम हार्ड मटेरियल की अगर हम मशीनिंग करेंगे तो जो टूल लाइफ होगी दोस्तों वो कम होगी, और सॉफ्ट मटेरियल की अगर हम दोस्तों मशीनिंग करेंगे तो जो टूल लाइफ होगी वो अधिक होगी। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर दोस्तों कटिंग स्पीड, टूल मटेरियल और जो वर्क मटेरियल, इन दोनों के ऊपर दोस्तों जो टूल की जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर का कि निम्नलिखित में से उत्पादन लेथ कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्शन लेथ। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में है सेंट्रल लेथ मशीन, ऑप्शन बी में है वर्टिकल लेथ मशीन, ऑप्शन सी में है गेप बेट लेथ मशीन और ऑप्शन डी में है कैपेस्टन लेथ मशीन। दोस्तों जो क्वेश्चन को पूछा गया कि जो प्रोडक्शन लेथ मशीन कौन सी है, तो जो प्रोडक्शन लेथ मशीन होती है दोस्तों वो होती है टरेट लेथ और कैपेस्टन लेथ। ठीक है, ये दो होती है दोस्तों प्रोडक्शन लेथ मशीन। ठीक है, इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। तो हमारा आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, कैपेस्टन लेथ मशीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, निम्नलिखित वर्क होल्डिंग डिवाइसों में लेथ मशीन प्रयुक्त नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड इन लेथ मशीन। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि जो लेथ मशीन में जो वर्क होल्डिंग डिवाइस होती है, दोस्तों मतलब जो कार्य जो जॉब को जिसके द्वारा पकड़ा जाता है उसे वर्क होल्डिंग डिवाइस कहते हैं। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ मशीन में वर्क होल्डिंग डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन ए में है चक, ऑप्शन ए में है दोस्तों चक, ऑप्शन बी में है इंडेक्स हेड, ऑप्शन सी में है फेस प्लेट और ऑप्शन डी में है कॉलेट चक। तो दोस्तों जो चक होता है, चक और जो फेस प्लेट और जो कॉलेट चक, दोस्तों इन तीनों होल्डिंग ये तीनों भी होल्डिंग डिवाइस है। इन तीनों का प्रयोग दोस्तों लेथ मशीन पर किया जाता है। लेकिन जो इंडेक्स हेड होता है दोस्तों, इसका प्रयोग लेथ मशीन पर बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इंडेक्स हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, अपने बाहरी व्यास टर्न करते समय होलो सिलेंडर को नियंत्रित रखने की एक डिवाइस को कहते हैं। नेम ऑफ सिंपल डिवाइस टू होल्ड हॉलो सिलेंडर वाइल टर्निंग इट इज आउटसाइड डायमीटर। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि कोई हॉलो सिलेंडर है, मतलब जिसके दोस्तों आर पार कोई जॉब है, कोई हॉलो सिलेंडर है, मतलब दोस्तों जिसके आर पार कोई होल है, उसके ओडी को टर्निंग करने के लिए, दोस्तों मतलब उसके बाहरी व्यास को टर्निंग मशीनिंग करने के लिए किस प्रकार की होल्डिंग एसेसरीज या किस प्रकार के उपसाधन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों जाव चक, ऑप्शन बी में है फेस प्लेट, ऑप्शन सी में है मोर्स टेपर स्लीव और ऑप्शन डी में है मेंड्रल। दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा मेंड्रल, क्योंकि जो मेंड्रल होता है दोस्तों इसका प्रयोग ऐसे जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके सेंटर में आर पार सुराख होता है और उसकी ओडी की टर्निंग करनी होती है, तो दोस्तों उसके लिए मेंड्रल का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा मेंड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, कि लेथ मशीन में जब एक औजार वर्क एक्सिस की ओर समांतर रूप से चलता है तो खालिस्तान उत्पादित होता है। व्हाट इज द प्रोड्यूस व्हेन टूल इज मूव्ड पैरेलल टू द वर्क एक्सिस इन द लेथ मशीन। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये हो गया दोस्तों हमारा चक और यहाँ पर कोई जॉब बंधा हुआ है और ये हो गया दोस्तों टूल, ठीक है, ये हो गई हमारी वर्क पीस की एक्सिस। तो हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई जॉब दोस्तों, अगर कोई कटिंग लेथ मशीन में कोई कटिंग टूल अगर एक्सिस के समानांतर, मतलब दोस्तों इस वे में समानांतर क्या हो जाएगा कि जब हमारा कटिंग टूल इस डायरेक्शन में हमारा कटिंग टूल अगर मूव करता है ना, अगर एक्सिस के समानांतर मूव करता है तो किस प्रकार की जॉब प्रोफाइल डेवलप होगी। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों कोन, ऑप्शन बी में है सिलेंडर, ऑप्शन सी में है फ्लैट और ऑप्शन डी में है गोला, ठीक है। तो दोस्तों जब भी अगर जो कटिंग टूल है अगर समानांतर एक्सिस के अगर मूव करेगा तो जो हमारी प्रोफाइल दोस्तों सिलेंडर प्रकार से तैयार होगी, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और जब दोस्तों एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हमारा टूल मूव करता है तो जो सरफेस होगी दोस्तों फ्लैट सरफेस प्राप्त होगी, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में दोस्तों पैरेलल जो हमारा कटिंग टूल है वो समानांतर मूव कर रहा है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा सिलेंडर। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन एक लेथ में नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट डन ऑन लेथ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेशन लेथ मशीन पर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है ट्रिपनिंग। तो दोस्तों ट्रिपनिंग ऑपरेशन होता है लेथ मशीन पर किया जाता है। नर्लिंग ऑपरेशन भी दोस्तों जो लेथ मशीन पर करते हैं। और जो थ्रेडिंग है दोस्तों, थ्रेडिंग भी हम लीड स्क्रू के द्वारा दोस्तों लेथ मशीन पर थ्रेड काटते हैं। तो ये जो ट्रिपनिंग, नर्लिंग और जो थ्रेडिंग है दोस्तों ये तीनों ऑपरेशन लेथ मशीन पर करते हैं। लेकिन जो होबिंग है दोस्तों, होबिंग ऑपरेशन हम लेथ मशीन में बिल्कुल नहीं करते। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो होबिंग होती है वो एक गेयर कटिंग ऑपरेशन होता है जो कि दोस्तों लेथ मशीन में बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर इसलिए डी हो जाएगा होबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का कि इनमें से थ्रेड का प्रतिनिधित्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ थ्रेड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर सिंबल दिए है ऑप्शन में, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए में है M10/15। दोस्तों जब भी थ्रेड को जब भी दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं तो M इंटू थ्रेड का साइज लिखा जाता है, ठीक है। और जब दोस्तों उसके साथ में जब अगर पिच लिखी जाती है तो वह एक फाइन थ्रेड हो गई। और दोस्तों सिर्फ अगर M के साथ में अगर थ्रेड का साइज लिखा जाता है तो वह एक कोर्स थ्रेड हो गई, है ना। ये दोनों के द्वारा दोस्तों थ्रेड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमारा आंसर दोस्तों ए हो जाएगा M10/1.5। और यह एक प्रकार की फाइन थ्रेड होती है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कई बार दोस्तों की जो M10/1.5 हो गई किस प्रकार की थ्रेड हो गई, तो यह दोस्तों किस प्रकार की थ्रेड हो गई, फाइन थ्रेड हो गई। ऑप्शन बी में है MT1। तो दोस्तों यह एक मोर्स टेपर हो गया जो कि 1 नंबर का टेपर है। और ऑप्शन सी में हाई स्पीड स्टील। ऑप्शन डी में है यह जो डायमीटर है दोस्तों उसका सिंबल है। तो हमारा आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, लंबे एंड सॉलो टेपर्स के लिए प्रयुक्त रीति कौन सा है। विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग बट सेलो टेपर। दोस्तों जब भी लॉन्ग और सेलो टेपर लेथ मशीन पर काटा जाता है
तो उसके लिए कौन सी मेथड का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए में है फार्मर टूल मेथड, ऑप्शन बी में है टेलीस्टॉक, ऑप्शन सी में है कंपाउंड रेस्ट और ऑप्शन डी में है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। दोस्तों लेथ मशीन पर इन चारों मेथड के द्वारा टेपर काटा जाता है, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबे और सेलो टेपर किस मेथड के द्वारा काटा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है दोस्तों, जो लंबे टेपर काटे जाते हैं और जो सेलो टेपर काटे जाते हैं वो काटे जाते हैं दोस्तों टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के द्वारा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, सही कथन चुनकर लिखे, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों चारों ऑप्शन में से सही कथन कौन सा है उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में है जो लीड होते हैं थ्रेड की कुल लंबाई होती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो थ्रेड की कुल लंबाई होती है वो बिल्कुल लीड नहीं होती है। लीड होती है दोस्तों एक चक्कर में जितनी दूरी तय होती है उसे लीड कहा जाता है थ्रेड की। ऑप्शन बी में है पिच थ्रेड के एक घूर्णन में चलित दूरी होती है। तो दोस्तों जो थ्रेड के एक घूर्णन में जो दूरी तय होती है उसे लीड कहा जाता है ना कि पिच। ऑप्शन सी में है दोस्तों पिच एक थ्रेड के दो क्रेस्टों के बीच की दूरी है। तो दोस्तों जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पिच होती है दोस्तों ये हो गई हमारी थ्रेड। जो पिच होती है वो एक क्रेस्ट के सेंटर से दूसरे क्रेस्ट के सेंटर तक की जो बीच की दूरी होती है उसे पिच कहा जाता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का कि एक औजार दृढ़ तब बन जाएगा जब इसकी उच्चतम खालिस्तान हो। द टूल विल बी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट हैज़ हायर। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न एंगल में से कौन से एंगल के द्वारा जो टूल की जो स्ट्रेंथ होती है वो अधिक होती है। तो ऑप्शन ए में है रेक एंगल, ऑप्शन बी में है क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन सी में है नोज रेडियस और ऑप्शन डी में है लिप एंगल। दोस्तों जो टूल होता है विल बी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ हायर, तो दोस्तों वो होता है लिप एंगल की वजह से। ठीक है, अगर हमारा जो लिप एंगल होता है वो लिप एंगल अगर अधिक होगा तो जो टूल होगा दोस्तों वो अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा लिप एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, उच्चतम प्रचालक निपुणता खालिस्तान में पुर्जों को बनाने में अपेक्षित है। अ हायर ऑपरेटर स्किल इज रिक्वायर्ड टू मेक पार्ट ऑन। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस निम्न में से किस मशीन में जो ऑपरेटर की जो स्किल होती है उसको हायर स्किल ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, तो किस मशीन में। तो ऑप्शन ए में है CNC मशीन, ऑप्शन बी में है सेंट्रल लेथ मशीन, ऑप्शन सी में है कैपेस्टन लेथ मशीन और ऑप्शन डी में है ऑटोमेटिक लेथ मशीन। तो दोस्तों जो हायर ऑपरेटर स्किल की जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों वो सेंट्रल लेथ मशीन के लिए होती है, क्योंकि दोस्तों जो सेंट्रल लेथ मशीन में होती है इसमें दोस्तों पूरा मैनुअल होता है कि जो फीड वगैरह होती है दोस्तों, जो थ्रेडिंग होती है ना, तो इसमें दोस्तों हायर ऑपरेटर स्किल की ज़रूरत होती है सेंट्रल लेथ मशीन में। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा सेंट्रल लेथ मशीन। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि CNC प्रोग्राम में G कोड का अर्थ होता है। इन CNC प्रोग्राम G कोड स्टैंड फॉर। तो दोस्तों CNC मशीन में जो G कोड हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमको क्वेश्चन में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है जनरल कोड, ऑप्शन बी में है ग्राफिक कोड, ऑप्शन सी में है प्रिपेटरी फंक्शन और ऑप्शन डी में है मिसलेनियस फंक्शन। तो दोस्तों जो G कोड होते हैं उसमें प्रिपेटरी फंक्शन या प्रारंभिक कोड कहा जाता है, और जो EM कोड होते हैं दोस्तों उनको मिसलेनियस फंक्शन या विविध प्रकार या विविध कोड कहा जाता है। ठीक है, तो हमको जो क्वेश्चन में G कोड के बारे में पूछा गया तो जो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रारंभिक कोड या प्रिपेटरी फंक्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि CNC प्रोग्राम में एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग खालिस्तान से दूरी का उल्लेख करता है। इन CNC प्रोग्राम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम द। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो CNC प्रोग्राम में जो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग होती है वो खालिस्तान से दूरी का उल्लेख करता है। तो दोस्तों जो दो प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है, एक होती है दोस्तों एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, ठीक है, और एक होती है दोस्तों इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग होती है दोस्तों वो जो रेफरेंस 0 होता है, जैसे दोस्तों कोई जॉब है ना, ये एक जॉब हो गया तो ये होगा दोस्तों उसका रेफरेंस 0। तो यहाँ से जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है दोस्तों, जब जैसे दोस्तों ये डिस्टेंस बड़ा जैसे 10 हो गया, फिर यहाँ पर दोस्तों एक ड्रिल होल किया, इसके बाद में 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोग्रामिंग होगी दोस्तों ये कौन सी हो गई, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। तो जो हमारा आंसर हो गया दोस्तों ये हो जाएगा वर्क 0। ठीक है, $37 नंबर का क्वेश्चन है कि CNC लेथ में औजार की स्थिति दृढ़ करने वाले सिग्नल को खालिस्तान कहते हैं। इन CNC लेथ मशीन सिग्नल दैट कन्फर्म द पोजीशन ऑफ द टूल। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि जो CNC लेथ मशीन होती है उसका जो टूल होता है, टूल की जो पोजीशन होती है उसको दृढ़ करने के लिए, उसको कंफर्म करने वाले जो सिग्नल होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जो
कोई भी सिग्नल दोस्तों जैसे किस डिस्टेंस पर जो हमारा टूल होता है वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितना उसने ट्रेवल किया, तो दोस्तों उस सिग्नल को फीडबैक सिग्नल कहा जाता है, ठीक है, जो कि दोस्तों फीडबैक के द्वारा वो कंफर्म होता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, फीडबैक। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि एक फीटर को प्रत्येक महीने 20,000 रुपये कुल वेतन मिलता है। यदि उनकी कटौती राशि 26% हो तो उसका न्यूअल वेतन क्या है? अब फीटर गेट्स मंथली ग्रॉस सैलरी अप 20,000 इफ हिज डिडक्शन अमाउंट 26%, व्हाट इज द हिज नेट सैलरी। दोस्तों 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, हमको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फीटर की जो थ्योरी है वो 20,000 रुपये है और उसकी जो हर महीने की जो कटौती है वो 26 है। मतलब दोस्तों उसके जो जिसमें भी जो लोन वगैरह होगा या होम लोन वगैरह होगा तो उसकी 26% उसकी 20,000 में से कट जाता है। दोस्तों जो 20,000 होगा इसका 1% कितना हो जाएगा? 20,000 है ना, ये हो गया 20,000 हमारा, और इसका जो 1% होगा दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा 1% निकालने के लिए। तो ये जो इसका 1% हो गया दोस्तों कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा हमारा 100 रुपये, ये 200 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया यदि उनकी कटौती 26% है तो उसका निवल, तो 26% कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हमको 200 × 26 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको 26 से करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, है ना, जब इसको हम 26 से करेंगे तो जो ये कितना हो जाएगा 5200, ठीक है। ये हो गई दोस्तों उसकी जो 20,000 में से 5200 रुपये कटता है, जो कि उसका 26% हो गया। तो इस 5200 हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उसकी नेट सैलरी है वो कितनी होगी। तो हम दोस्तों को 20,000 में से 5200 को माइनस करना है, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा? 14,800। ये हो गई दोस्तों उसकी नेट सैलरी, है ना। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14,800। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि 800 × 1400 मिलीमीटर का एक स्टील प्लेट है जिसमें दोस्तों 1:20 का रेशो स्केल में आरेखित करना है। आरेखन में प्लेट का आयाम क्या है? और स्टील प्लेट ऑफ 800 × 1400 मिलीमीटर इज टू बी ड्रॉन टू अ स्केल रेशो 1:20, व्हाट विल बी डायमेंशन द प्लेट मेड ड्राइंग। दोस्तों हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 800 × 1400 की mm की एक स्टील की प्लेट है और उसकी हमको ड्राइंग बनाना है। और ड्राइंग में दोस्तों अब देखिए, अब 800 × 1400 मिलीमीटर का दोस्तों अगर हम ये करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, तो हमको उससे बड़ा पेज लेना पड़ेगा ड्राइंग का। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, जब भी जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसके दोस्तों एक रेशो ले लेते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं दोस्तों स्केल रेशो कहते हैं, जो दोस्तों इसमें दिया हुआ कि 1:20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो 20 मिलीमीटर के बराबर 1 मिलीमीटर, है ना। तो जो कि दोस्तों अगर हम जब ड्राइंग के ऊपर जब हम इसको ड्रा करेंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो 20 मिलीमीटर के बराबर हम 1 मिलीमीटर होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 800 मिलीमीटर दोस्तों कितने मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 800 × 1400, है ना। तो हमको इसको ड्राइंग के ऊपर अगर इस प्लेट को अगर हमको ड्रा करना है और तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 20 मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 800/20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 और ये कट जाएगा 0 से, है ना। ये किस प्रकार से किया है मैंने? ये किया है दोस्तों 800/20, क्योंकि दोस्तों दोनों के डायमेंशन को हमको ये कम करना है ना। तो ये 1400/20, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये, तो ये कितना हो गया दोस्तों 40, 0 से ये वाला 0 कैंसिल दोस्तों, और ये 140 हो गया, ये होगा 70। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 40 × 70। तो जो ड्राइंग शीट होगी दोस्तों उसके ऊपर इस ड्रा को जो प्लेट होगी उसको इस डायमेंशन से हमको ड्रा करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, 40 × 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 शिफ्ट में 3 टर्नर्स 30 टुकड़ा पूरा करता है तो 6 शिफ्ट में 4 टर्नर्स कितना टुकड़ा पूरा करेगा? इफ द 3 टर्नर्स कंप्लीट 30 पीसेस इन 2 शिफ्ट, हाउ मेनी पीस विल बी कंप्लीटेड 4 टर्नर्स 6 शिफ्ट। दोस्तों हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि 2 शिफ्ट में 3 टर्नर 30 टुकड़े को पूरे करते हैं तो 6 शिफ्ट में 4 टर्नर कितने टुकड़े को पूरे करेंगे? दोस्तों जो एक शिफ्ट होती है, एक शिफ्ट में कितने टर्नर है? 3 टर्नर है। तो हमको क्वेश्चन में कहा कि 2 शिफ्ट में 3 टर्नर 30 टुकड़ा पूरा करते हैं, तो दोस्तों टोटल टर्नर कितने हो जाएंगे? एक शिफ्ट में 3 टर्नर्स हैं, 2 शिफ्ट में कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे 6, ठीक है, क्योंकि 2 शिफ्ट हो जाएगी। तो जो 6 टर्नर्स के द्वारा दोस्तों कितने हो गए? 30 टुकड़े, मतलब 6 लोगों के द्वारा जो 6 टर्नर है उनके द्वारा 30 पीस को रेडी कर रहे हैं।
तो हम क्वेश्चन में पूछा गया कि 6 शिफ्ट में 4 टर्नर, तो दोस्तों मतलब एक शिफ्ट में कितने हैं, एक शिफ्ट में है 4, तो 6 शिफ्ट में कितने हो जाएंगे 4 × 6, ये हो गया दोस्तों 24, है ना। तो हमने जो निकाला था दोस्तों कि ये हो जाएगा 24 टर्नर, तो हमको 24 टर्नर का निकालना है। तो दोस्तों हमने जो क्या निकाला था 6 टर्नर × 30, तो एक टर्नर दोस्तों कितना जॉब बनाता है, एक टर्नर बनाता है 30/6, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। एक टर्नर दोस्तों 5 बनाता है, तो 24 टर्नर कितने बनाएंगे, है ना। तो 24 × 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया दोस्तों 4×5 = 20, 0, 5 × 2 = 10, ये 12, 120, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा कि 6 शिफ्ट में 4 टर्नर से कितना टुकड़ा पूरा करेंगे, तो वो करेंगे दोस्तों 120, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, यदि x = 3 एंड y = 4 हो तो x² + 3xy + y² का मूल्य क्या होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक समीकरण दिया हुआ है, x y की वैल्यू दी हुई है, तो x की जगह पर दोस्तों हम x की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3² हो जाएगा, प्लस 3 × x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, और y की वैल्यू कितनी है 4 हो जाएगी, प्लस y², तो y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमारी y की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4²। जब इसको कैलकुलेट जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 9, प्लस 3 × 3 × 4 कितना हो गया, ये 3 × 3 = 9 हो गया दोस्तों, और 9 × 4 कितना हो गया, ये हो गया 36 है, ठीक है। प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा 61, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें x और y दोनों की वैल्यू दी है और पूछा है कि इस समीकरण में का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगा दोस्तों 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, कि एक आयत में सभी चारों कोनों का जो मूल्य होता है वो कितना होता है। तो जो आयत होता है दोस्तों, जो रेक्टेंगल होता है ना, इसमें जो चार भुजाएं होती है, 4 भुजाओं से मिलकर जो ये बना होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं दोस्तों समान होती है, ठीक है। और दोस्तों जो ये आपस में चारों भुजाएं दोस्तों 90 डिग्री के कोण में होती है। तो जो ए एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी दोस्तों 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये भी, ये चारों जो एंगल होते हैं दोस्तों 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो हम क्वेश्चन में पूछा गया कि चारों कोनों का योग कितना होगा। तो चारों कोनों का योग कितना होता है दोस्तों 90 + 90, 90 + 90, ठीक है। तो इन चारों कोनों का जो योग होता है दोस्तों वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो जो आयत के चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो हमारा आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, एक समकोण त्रिभुज के 2 साइड 15 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर का होता है, तो उसका जो कर्ण होता है वो कितना होगा। 2 साइड राइट एंगल 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइपोटेंस, मतलब जो उसका कर्ण होगा, जो हाइपोटेंस है दोस्तों, हाइपोटेंस को कर्ण कहते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो हमको पता करना है ये कर्ण कितना है ना, तो ये जो कर्ण पता करना है, और उसकी एक भुजा कितनी है दोस्तों, एक है 15 और एक हो गई 20, ठीक है। तो जो कर्ण कैसे, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों, वो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो जो हमारा लंब कितना होगा दोस्तों, ये हो गया हमारा 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर, है ना। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और जो 20 का स्क्वायर होता है दोस्तों तो ये होता है 400। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो इधर क्या है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर है ना। तो जब स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो जो 625 आ जाएगा दोस्तों एक रूट के अंदर आ जाएगा। जो 625 दोस्तों किसका वर्ग होता है, ये होता है 25 का, ठीक है। तो जो हमारा कर्ण, जो समकोण त्रिभुज जो कर्ण है दोस्तों, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, ऊर्जा की परिभाषा है द पावर इज डिफाइंड। दोस्तों जो ऊर्जा होती है, क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ऊर्जा की परिभाषा होती है क्या होती है, तो जो हमारा आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, यूनिट समय प्रति किया गया कार्य, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऊर्जा की परिभाषा। और जो ऊर्जा की जो यूनिट होती है दोस्तों क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, सुरक्षा के घटक की परिभाषा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड। दोस्तों ये दोस्तों धातु से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है दोस्तों वो किसको डिफाइन करता है। दोस्तों ये एक रेशो होता है जो कि दोस्तों अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, कि एसआई यूनिट में ऊष्मा की जो यूनिट होती है द यूनिट ऑफ हीट इन एसआई यूनिट। दोस्तों जो ऊष्मा की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट में वो क्या होती है, ऑप्शन ए में है कैलोरी, ऑप्शन बी में है जूल,
ऑप्शन सी में है न्यूटन और ऑप्शन डी में है किलो कैलोरी। तो दोस्तों जो ऊष्मा की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट में वो होती है जूल। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि इस्पात को विविध संयोजन से उत्पादित किया जाता है। वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग द कंपोजिशन ऑफ। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टील होती है उसको वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग द कंपोजिशन। मतलब दोस्तों जो स्टील होती है उसको मतलब अलग अलग इसमें उसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो किसके कंपोजिशन में प्रोड्यूस किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है कार्बन। जैसे जैसे दोस्तों कार्बन की परसेंटेज मात्रा बढ़ते जाती है वैसे वैसे जो स्टील का जो ग्रेड होता है वो चेंज होते जाता है। जो उसके दोस्तों जो कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है स्टील की जो हार्डनेस होती है दोस्तों वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जो हमको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील तो वो होते हैं दोस्तों कार्बन परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे दोस्तों प्लेन कार्बन स्टील दोस्तों 4 प्रकार का होता है। लो कार्बन स्टील 3 प्रकार का होता है, सॉरी। एक लो कार्बन स्टील होता है दोस्तों, एक मीडियम कार्बन स्टील और एक होता है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा कार्बन। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि जंग रोधी इस्पात लोह धातु के साथ मिश्रण से उत्पादित किया जाता है। स्टेनलेस स्टील इज प्रोड्यूस्ड बाय एलाइंग आयरन। दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है यह एक प्रकार का एक एलाई स्टील होता है ना, और यह दोस्तों क्रोमियम और निकल से मिलकर बना होता है। जिसमें दोस्तों क्रोमियम की अगर बात करें तो क्रोमियम दोस्तों 18% होता है और जो निकल होता है दोस्तों वो होता है 8%। ठीक है, और क्रोमियम दोस्तों अधिक मात्रा में पाया जाता है, 18% तक के दोस्तों क्रोमियम होता है। इसलिए दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है एक बहुत ही जंग रोधी स्टील होता है। तो जो हमारा आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा, क्रोमियम एंड निकल, है ना, क्योंकि इन दोनों से मिलकर बना होता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का कि ब्रास, ब्रॉन्ज और गन मेटल खालिस्तान का विविध रूप है। ब्रास, ब्रॉन्ज एंड गन मेटल आर वेरियस फ्रॉम। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों मैग्नीशियम एलाय। तो मैग्नीशियम एलाय बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो ब्रास होता है दोस्तों ये हो गया ब्रास, ये हो गया ब्रॉन्ज, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों गन मेटल। ठीक है, जो ब्रास होता है दोस्तों किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से। ठीक है, और जो ब्रॉन्ज होता है दोस्तों वो बना होता है कॉपर प्लस टीन। ठीक है, और जो गन मेटल होता है दोस्तों वो बना होता है कॉपर, जिंक और टीन। इन तीनों से मिलकर बना होता है गन मेटल, कॉपर, जिंक और टीन। और जो ब्रॉन्ज होता है दोस्तों कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है, और जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक। दोस्तों इन तीनों में कौन सा कॉमन है? कॉपर कॉमन है ना। तो एक जो तीनों है दोस्तों किसके एला है? कॉपर के एला है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, कॉपर एलास। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों आपने 12th में देखा होगा कि एक जो समीकरण होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपका मेजर सब्जेक्ट अगर होगा तो आपको पता होगा दोस्तों जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, स्क्रू थ्रेड की कौन सी विशेषता स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से जांच सकते हैं? विच फीचर ऑफ स्क्रू थ्रेड इज चेक्ड विथ स्क्रू थ्रेड डायमाइक्रोमीटर। दोस्तों जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है उसके द्वारा स्क्रू थ्रेड में जो थ्रेड होती है उसके कौन सी पार्टों को हम चेक कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए में है पिच डायमीटर, ऑप्शन बी में है पिच, ऑप्शन सी में है हेलिक्स एंगल और ऑप्शन डी में है प्रोफाइल। दोस्तों जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है इसके द्वारा दोस्तों जो थ्रेड का पिच डायमीटर चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का। ठीक है, तो हमारा आंसर दोस्तों ये हो जाएगा पिच डायमीटर। और पिच को चेक करने के लिए दोस्तों स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। और हेलिक्स जो थ्रेड होती है दोस्तों, थ्रेड के जो हेलिक्स एंगल को चेक करने के लिए ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। और प्रोफाइल द्वारा जो प्रोफाइल होती है दोस्तों स्क्रू पिच गेज के द्वारा भी जो प्रोफाइल होती है वो चेक हो जाती है। और जो गेजेस होते हैं दोस्तों गेजेस भी प्रोफाइल को चेक करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर थ्रेड के किस डायमेंशन को चेक करता है? तो वह है दोस्तों पिच डायमीटर। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम पदार्थ हटाकर धातु सतह समाप्त करने के लिए उपयोगित औजार को कहा जाता है? टूल यूज्ड फॉर फिनिशिंग मेटल सरफेस बाय रिमूविंग वेरी लिटिल मटेरियल इज कॉल्ड। दोस्तों मतलब बहुत कम मात्रा में पदार्थों को रिमूव करके सरफेस को फिनिश किया जाता है तो वो किस प्रकार का टूल होता है? तो ऑप्शन ए में है दोस्तों स्क्रैपर, ऑप्शन बी में है चीजर, ऑप्शन सी में है हेक्जा और ऑप्शन डी में है दोस्तों रीमर। दोस्तों हमको क्वेश्चन फिनिशिंग मेटल सरफेस के बारे में पूछा गया है कि फिनिशिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं दोस्तों। और जब बहुत ही छोटे छोटे कण की मात्रा में जो बहुत ही वेरी लिटिल मटेरियल जो होता है दोस्तों वो रिमूव होता है। तो हमारा आंसर दोस्तों ए हो जाएगा स्क्रैपर। ठीक है, क्योंकि जो चीजल है दोस्तों और जो हेक्जा है दोस्तों ये फिनिशिंग कटिंग टूल नहीं है। और रीमर दोस्तों एक फिनिशिंग कटिंग टूल है, लेकिन दोस्तों
यह इसका प्रयोग इसमें दोस्तों जो अलाउंस होता है दोस्तों अधिक रखा जाता है। और जो इसमें हम क्वेश्चन में पूछा गया कि वेरी लिटिल मटेरियल, तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा स्क्रैपर हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर का क्वेश्चन है कि 24 मिलीमीटर व्यास के उच्च गति इस्पात ड्रिल से माइल्ड स्टील काटने हेतु आरपीएम परिकलित करें। माइल्ड स्टील की कटिंग स्पीड 30 mm पर मिनट है। कैलकुलेट द आरपीएम फॉर हाई स्पीड स्टील ड्रिल 24 मिलीमीटर टू कट माइल्ड स्टील। द कटिंग स्पीड फॉर माइल्ड स्टील इज 30 मीटर पर मिनट। दोस्तों को क्वेश्चन में आरपीएम पूछा गया है कि आरपीएम कितना होगा अगर माइल्ड स्टील को अगर हमको काटने के लिए आरपीएम पता करना है। अगर 24 मिलीमीटर का दोस्तों अगर ड्रिल है और जो उसकी कटिंग स्पीड है वो 30 mm पर मिनट है। ठीक है दोस्तों, जो आरपीएम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, आरपीएम इक्वल होता है दोस्तों कटिंग स्पीड इंटू 1000 है ना। इस फार्मूले के द्वारा दोस्तों हम आरपीएम निकालते हैं। तो कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी हो जाएगा, है ना। तो हमको कटिंग स्पीड भी दी हुई है और जो ड्रिल का व्यास है दोस्तों वो भी दिया हुआ है। तो कटिंग स्पीड कितनी है हमारी 30 इंटू 1000 22/7 इंटू ड्रिल, जो ड्रिल का व्यास है कितना है 24। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 24। जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 397.72। ठीक है, जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर इतना आता है दोस्तों। तो जो कि दोस्तों अप्रॉक्स कितना है 398। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 398 आरपीएम। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि विमीय विभेद के आधार पर दो संगम भाग के बीच वर्तमान संबंध को कहा जाता है। द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स विच रिस्पेक्ट टू देयर डायमेंशन डिफरेंट इज कॉल्ड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो पार्टों के जो डायमेंशन है, दो पार्टों के साइजों या डायमेंशन के बीच में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं फिट। ठीक है, क्योंकि दो पार्टों के बीच में जो आपसे संबंध होता है दोस्तों उसे फिट कहा जाता है। और जो उसके साइजों के बीच में भी जो संबंध होता है दोस्तों उसे भी फिट कहते हैं। ठीक है, और जो लिमिट होती है दोस्तों, लिमिट किसी भी बेसिक साइज के ऊपर दोस्तों दी जाती है। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है दोस्तों हाई लिमिट और एक होती है लो लिमिट। जो टॉलरेंस होता है दोस्तों वो हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंदर को टॉलरेंस कहते हैं। और जो अलाउंस होता है दोस्तों, अलाउंस दोस्तों किसी भी साइज के ऊपर जो अतिरिक्त जो छूट दी जाती है उसे अलाउंस कहा जाता है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो पार्टों के जो साइजों के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों फीट। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्पादन रीति द्वारा प्रबल सतह नमूने की दिशा सामान्यतः निर्धारित करने को खालिस्तान कहा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रीडियोमेंट सरफेस पैटर्न ऑर्डिनरी डिटरमाइंड द प्रोडक्शन मेथड इज नोन एज। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्पादन रीति, ठीक है, उत्पादन रीति के द्वारा सतह नमूने की दिशा सामान्यतः निर्धारित करने को खालिस्तान, मतलब दोस्तों जब किसी जॉब को हम बनाते हैं, है ना, जब किसी जॉब का हम प्रोडक्शन करते हैं तो जब उसके सरफेस पर दोस्तों जो निशान आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ले। ठीक है, तो यह दोस्तों कटिंग टूल के मूवमेंट की वजह से दोस्तों होते हैं। और कटिंग टूल दोस्तों जिस दिशा में मूवमेंट करता है उसी दिशा में ये बने होते हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा ले। जो सरफेस टेक्सचर होता है दोस्तों कटिंग टूल के कारण जो उसके सरफेस जो टेक्सचर बनते हैं उसे सरफेस टेक्सचर कहा जाता है। जो वीएनएस दोस्तों अधिक चौड़ाई में जो रफनेस होती है दोस्तों उसे वीएनएस कहा जाता है। जो रफनेस होती है दोस्तों कटिंग टूल की दूरी दिशा को दोस्तों रफनेस कहा जाता है। तो हमको दोस्तों दिशा के बारे में पूछा गया है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा ले। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि सतह संरचना के घटक जहां रुक्षता अध्यारोपित है उसे कहा जाता है। द कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेक्सचर अपॉन विच द रफनेस इज सुपर इम्पोज्ड इज नोन एज। दोस्तों हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि कोई कंपोनेंट है ऑफ द सरफेस टेक्सचर, ठीक है, विच इज द रफनेस। दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से अगर आता है सतह संरचना के घटक जहाँ रुक्षता अध्यारोपित है उसे कहा जाता है। और जब भी दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर रफनेस अगर दिया जाता है तो जो उसका आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, क्योंकि जो रफनेस जो अध्यारोपित होती है दोस्तों वो होती है वीएनएस के ऊपर। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और अगर दोस्तों अगर जो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वीएनएस किसके ऊपर अध्यारोपित होती है, किसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड होती है, तो हो जाता है दोस्तों हमारा रफनेस। ठीक है, तो दोनों दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो रफनेस होती है दोस्तों वो वीएनएस के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होती है और जो वीएनएस होती है दोस्तों वो रफनेस के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होती है। हमको इसमें रफनेस के बारे में पूछा गया है तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वीएनएस हो जाएगा सी।
57 नंबर का क्वेश्चन है कि आंकुचन एक त्रुटि है, बकलिंग इज डिफेक्ट। दोस्तों जो बकलिंग डिफेक्ट होता है किसमें होता है? ऑप्शन ए में है वेल्डिंग, ऑप्शन बी में है फोर्जिंग, ऑप्शन सी में है लेपिंग और ऑप्शन डी में है रिवेटिंग। तो दोस्तों जो बकलिंग डिफेक्ट होता है वो होता है हमारा फोर्जिंग, ब्लैक स्मिथी विभाग में, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा फोर्जिंग। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि वही समतल पर पड़ा हुआ सदस्यों के बीच की वेल्ड संधि को कहा जाता है? A weld joint between members laying in the same plane is called। दोस्तों जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वही समतल पर पड़ा हुआ सदस्य के बीच की वेल्ड संधि का मतलब दोस्तों दो प्लेटें हैं और बराबर इसमें है, ठीक है। तो यह किस प्रकार मतलब एक दूसरे के साथ में सटा करके रखिए, एक ही समतल पर अगर ये दोनों प्लेटें हैं तो ये किस प्रकार का जॉइंट हो जाएगा दोस्तों? बट जॉइंट हो जाएगा। और जो लेप जॉइंट होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखा जाता है, दोस्तों लेप जॉइंट कहते हैं। तो हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि वही समतल पर पड़ा हुआ सदस्य के बीच की वेल्ड संधि को कहा जाता है, तो वह है दोस्तों बट जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का कि एल्यूमिनियम पर टेपिंग के लिए किस कूलेंट की सिफारिश होती है? व्हाट कूलेंट इज रिकमेंडेड फॉर टेपिंग ऑन एल्यूमिनियम? तो जब भी दोस्तों अगर एल्यूमिनियम के ऊपर अगर मशीनिंग की अगर बात होती है, टेपिंग हो गया, ड्रिलिंग, रिमिंग, दोस्तों किसी प्रकार की दोस्तों अगर एल्यूमिनियम के ऊपर जो मशीनिंग होती है तो उसमें दोस्तों हमेशा सेम ही एक कूलेंट यूज होता है, वो होता है दोस्तों केरोसिन, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा केरोसिन। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 मिलीमीटर पिच के एक रंजक के साथ 16 तंतु काटने के लिए मुख्य लेथ का कौन सा होना चाहिए? व्हाट शुड बी आउटसाइड डायमीटर फॉर कटिंग M16 थ्रेड विद 2 मिलीमीटर पिच। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में पूछा गया कि लेथ मशीन पर 2 मिलीमीटर की पिच काटना है हमको 16 मिलीमीटर के डायमीटर पर, आउटसाइड डायमीटर पर, ठीक है। तो उसका जो साइज होगा वो कितना होगा? तो जब भी दोस्तों हम आउटसाइड डायमीटर के ऊपर जो थ्रेड काटते हैं तो दोस्तों उसका ब्लिंक का साइज निकालते हैं। तो जो ब्लिंक का साइज होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है थ्रेड का साइज, ठीक है। तो कितना है दोस्तों? 16 माइनस पिच अपॉन 10 होता है ना। तो जो हमारी पिच क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा 16 माइनस पिच कितनी है दोस्तों 1, ये पिच हमारी 2 अपॉन 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 माइनस 0.2, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 15.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जो उसका सही हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा 15.8 मिलीमीटर। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्विस्टर ड्रिल की सामग्री सामान्यतः खालिस्तान होती है। द मटेरियल ऑफ ट्विस्टर ड्रिल, मतलब जो जनरली जो ड्रिल बने होते हैं दोस्तों, जो ट्विस्टर ड्रिल बने होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ऑप्शन ए में हाई स्पीड स्टील है, ऑप्शन बी में माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी में स्टेनलेस स्टील और ऑप्शन डी में कास्ट स्टील। तो दोस्तों जो साधारणतः जो ड्रिल बने होते हैं वो बने होते हैं हाई स्पीड स्टील, तो हमारा आंसर दोस्तों ए हो जाएगा हाई स्पीड स्टील। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्विस्टर ड्रिल पुअर फिनिश उत्पादित करने का संभावित कारण क्या होता है? विच ऑफ द पॉसिबल कॉज व्हेन अ ट्विस्टर ड्रिल प्रोड्यूस पुअर फिनिश। दोस्तों क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि जो ट्विस्टर ड्रिल होता है वो पुअर फिनिश अगर प्राप्त कर रहा है तो उसका जो संभावित कारण होता है वो क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है द क्लियरेंस एंगल इज टू लार्ज, ऑप्शन बी में है द पॉइंट एंगल इज स्मॉल, ऑप्शन सी में है द कटिंग स्पीड इज लो और ऑप्शन डी में है अगर फिट रेट इज टू हाई। दोस्तों जो अगर फिट रेट अगर बहुत ज़्यादा अधिक है तो जो फिनिशिंग होगी दोस्तों वो बहुत कम होगी, ठीक है। हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फिनिशिंग होती है वो फिट रेट के ऊपर डिपेंड करती है। और जब भी दोस्तों अगर हम फिट अगर अधिक देते हैं तो हमेशा दोस्तों जो सरफेस फिनिश होती है वो हमको रफ प्राप्त होती है, तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, काउंटर सिंकिंग क्या है? तो जो काउंटर सिंकिंग इज डन फॉर, दोस्तों जो क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि जो काउंटर सिंकिंग होती है वो किसके लिए करते हैं? जो काउंटर सिंकिंग होती है जब कोई जॉब होता है, जब भी दोस्तों हम किसी जॉब में काउंटर सिंकिंग करती है, मतलब जो ड्रिल होल होता है दोस्तों, ड्रिल होल के एक सिरे से उसके जो सिरे होते हैं उनको तिरछा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं काउंटर सिंकिंग। और दोस्तों कुछ गहराई तक के जो ड्रिल होल के सिरों को बड़ा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे काउंटर बोरिंग कहते हैं, है ना। तो ये होती है दोस्तों काउंटर सिंकिंग। और काउंटर बोरिंग तो हमको क्वेश्चन में काउंटर सिंकिंग के बारे में पूछा गया है दोस्तों। जो काउंटर सिंकिंग होती है वो काउंटर शंक के स्क्रू के लिए करते हैं, और जो काउंटर बोरिंग होती है दोस्तों वो सॉकेट हेड स्क्रू के लिए की जाती है, ठीक है। तो हमको काउंटर सिंकिंग के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है डिबरिंग द होल एंड्स, मतलब छिद्र साइड के डिबरिंग के लिए। ऑप्शन बी में है काउंटर शंक हेड स्क्रू समायोजित करने के लिए। ऑप्शन सी में है सॉकेट हेड स्क्रू समायोजित करने के लिए, और ऑप्शन डी में है सही आकार में छिद्र को बड़ा करने के लिए। तो दोस्तों जो काउंटर सिंक हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए काउंटर सिंकिंग की जाती है, तो जो हमारा आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। और सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए दोस्तों काउंटर सिंकिंग की जाती है, और सही आकार में छिद्र को बड़ा करने के लिए रिमिंग की जाती है ना।
तो हमको दोस्तों काउंटर संकिंग के बारे में पूछा गया है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, काउंटर संक हेड स्क्रू समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 64 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग उत्पादन लेथ मशीन का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लेथ। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्पादन लेथ मशीन का निम्न में से कौन सा भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए में है आर्बर, ऑप्शन बी में है स्पिंडल, ऑप्शन सी में है टेलीस्टॉक और ऑप्शन डी में है शेडल। दोस्तों जो स्पिंडल, टेलीस्टॉक और जो शेडल है दोस्तों, ये तीनों भी लेथ मशीन के भाग होते हैं, लेकिन जो आर्बर होता है दोस्तों यह एक मिलिंग मशीन का भाग है। तो हमें जो हमारा आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें क्वेश्चन में लेथ मशीन के बारे में पूछा गया है। तो जो आर्बर है दोस्तों यह एक मिलिंग मशीन का पार्ट होता है। तो जो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का, चक खालिस्तान पर आरोपित होता है तो चक इज माउंटेड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लेथ मशीन में जो चक होता है वो किसके ऊपर माउंट होता है। तो ऑप्शन ए में है फेस प्लेट, ऑप्शन बी में है स्पिंडल, ऑप्शन सी में है चक की और ऑप्शन डी में है आर्बर। जो भी दोस्तों जो लेथ मशीन पर जो भी वर्क होल्डिंग डिवाइस होते हैं दोस्तों, उसको लेथ मशीन के स्पिंडल पर होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्पिंडल। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि टूल पोस्ट की प्रकार्य होती है, द फंक्शन ऑफ द टूल पोस्ट। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टूल पोस्ट होता है तो उसका कार्य क्या होता है। तो जो दोस्तों जो टूल पोस्ट होता है इसके द्वारा जो टूल होते हैं, जो कटिंग टूल होते हैं, कटिंग टूल को पकड़ने के लिए टूल पोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है माउंट ड्रिल। तो दोस्तों जो ड्रिल होते हैं उसको माउंट करने के लिए टेलीस्टॉक का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन बी में है टेपर को टर्न करने के लिए, ऑप्शन सी में है टूलों को आरोपित करने के लिए और ऑप्शन डी में है थ्रेडिंग कटिंग के लिए। जो हमारा आंसर होगा दोस्तों जो टूल पोस्ट होता है वो टूलों को पकड़ने के लिए करता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि खालिस्तान का उपयोग करके चक जा कसता है, तो चक जा आर टाइटनेड यूजिंग। दोस्तों जो चक की जो जा होती है वो किसके माध्यम के द्वारा उसको टाइट किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दोस्तों स्पिनर, ऑप्शन बी में है एलन की, ऑप्शन सी में है चक की और ऑप्शन डी में है जॉकी। दोस्तों हमेशा चक की जो जा होती है उसको टाइट करने के लिए, उसको ओपन या उसको क्लोज करने के लिए दोस्तों हमेशा चक की का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता एक लेथ मशीन की नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकेशन ऑन लेथ। दोस्तों हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लेथ मशीन, निम्न में से कौन सा लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए में है सेंटर हेड। तो दोस्तों लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन में सेंटर हेड भी दी जाती है। ऑप्शन बी में है स्विंग ओवर ए बेड। तो दोस्तों जो स्विंग ओवर बेड है दोस्तों वो भी लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन में आता है। जो चक साइज है दोस्तों, यह एक जो चक होता है दोस्तों, यह एक एक्सेसरीज होती है लेथ मशीन की, जो कि दोस्तों जो लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन में इसको बिल्कुल इसको डिफाइन नहीं किया जाता है, तो स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चक साइज। और जो केंद्रों से केंद्र के बीच की दूरी होती है दोस्तों, इसको भी स्पेसिफाई किया जाता है लेथ मशीन के इसमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, चक साइज। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से डायमीटर मूल्य कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमीटर वैल्यू। तो ऑप्शन ए में है स्विंग ओवर बेड। तो दोस्तों जो स्विंग ओवर बेड है उस ये भी दोस्तों एक डायमीटर वैल्यू है, क्योंकि दोस्तों जो स्विंग ओवर बेड होता है मतलब बेड के ऊपर कितनी व्यास की जॉब को टर्न कर सकते हैं, इसे दोस्तों स्विंग ओवर बेड करता है। तो दोस्तों यह भी एक डायमीटर वैल्यू होती है। और ऑप्शन बी में है स्विंग ओवर क्रॉस स्लाइड। तो दोस्तों जो स्विंग ओवर क्रॉस स्लाइड का मतलब होता है कि जो कैरियज के ऊपर है, जो क्रॉस स्लाइड के ऊपर दोस्तों जब हम लेथ मशीन पर जॉब को टर्न करते हैं तो क्रॉस स्लाइड के ऊपर दोस्तों कितने डायमीटर की, मैक्सिमम डायमीटर की व्यास को हम टर्न कर सकते हैं, तो उसे दोस्तों स्विंग ओवर क्रॉस स्लाइड कहा जाता है। तो दोस्तों यह भी एक डायमीटर ही होता है। और ऑप्शन सी है दोस्तों चक साइज होता है, जो चक का जो साइज दोस्तों डायमीटर के द्वारा दर्शाया जाता है, कि जो उसका ओडी होता है उसके द्वारा चक का साइज दर्शाया जाता है ना। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, एक लेथ मशीन के तकली गति, मतलब जो एक लेथ मशीन की स्पिंडल गति खालिस्तान प्रयुक्त करके परिवर्तित कर सकते हैं। स्पिंडल स्पीड ऑफ अ लेथ कैन बी चेंज्ड यूजिंग। दोस्तों जो लेथ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लेथ मशीन की जो स्पिंडल स्पीड होती है वो किसका प्रयोग करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है हेड स्टॉक, ऑप्शन बी में है लाइव सेंटर, ऑप्शन सी में है लेड स्क्रू और ऑप्शन डी में है स्टेप्ड पुली। जो दोस्तों जो कोन स्टेप्ड पुली होती है जिसको हम कोन हेड स्टॉक में इसका प्रयोग करते हैं। जब भी दोस्तों कोन हेड स्टॉक में जो स्पीड होती है जब उसको चेंज करना होता है तो उसमें पुली के द्वारा उसकी स्पीड चेंज होती है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, स्टेप्ड कोन पुली। ठीक है। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि धागा को काटने के लिए निम्न में से कौन सी रीति नहीं उपयोगित है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू कट थ्रेड। दोस्तों हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस विधि के द्वारा थ्रेड नहीं काट सकते हैं।
तो ऑप्शन ए में है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। दोस्तों टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा दोस्तों हम इंटरनल और एक्सटर्नल टेपर थ्रेड काट सकते हैं। ऑप्शन बी है रोलिंग, ऑप्शन सी है टेपिंग और ऑप्शन डी है टेलीस्टॉक ऑफसेट। जो दोस्तों टेलीस्टॉक ऑफसेट है, टेलीस्टॉक के द्वारा दोस्तों सिर्फ बाहरी टेपर थ्रेड काट सकते हैं, लेकिन इंटरनल टेपर थ्रेड नहीं काट सकते हैं ना। लेकिन जो रोलिंग और टेपिंग और दोस्तों वैसे चारों ऑप्शन के जो चारों ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए में टेपर टर्निंग अटैचमेंट, रोलिंग और टेपिंग और इन चारों के द्वारा दोस्तों टेपर मतलब थ्रेड काट सकते हैं। सिर्फ इतना है कि दोस्तों जो टेलीस्टॉक ऑफसेट है इसके द्वारा हम इंटरनल थ्रेड नहीं काट सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम थ्रेड काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन है हमको आंसर हमको बताना है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है दोस्तों इसके द्वारा इंटरनल थ्रेड भी काट सकते हैं। जो रोलिंग है दोस्तों, रोलिंग के द्वारा भी थ्रेड काटते हैं, और जो टेपिंग है दोस्तों, टेपिंग के द्वारा भी हम थ्रेड काटते हैं ना। और जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टेलीस्टॉक ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का, निम्नलिखित में से खालिस्तान थ्रेडों में प्रयुक्त कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन यूजिंग थ्रेड। मतलब दोस्तों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उनको पूछा है कि थ्रेडों का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए में है चेंजिंग स्पीड, मतलब गति को परिवर्तन करने के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए। ऑप्शन सी में है घूर्णन की दिशा को परिवर्तन करने के लिए, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो थ्रेड का जो प्रयोग होता है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग दोस्तों, है ना। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पावर ट्रांसमिशन। 73 नंबर का क्वेश्चन है, एक लेथ में बोर को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त औजार खालिस्तान है, और टूल यूज्ड टू एनलार्ज अ बोर। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि लेथ मशीन में जो ड्रिल होल होता है, जो बोर होता है, उसको बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए में है को लेप कहते हैं, वी प्रोफाइल का है, फार्मा टूल है। तो दोस्तों लेथ मशीन पर होल को बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। इस जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा जब भी दोस्तों जो बोर को हम बड़ा करते हैं तो इस ऑपरेशन का कौन से ऑपरेशन करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन, ठीक है। बोरिंग ऑपरेशन के द्वारा दोस्तों लेथ मशीन पर बोर के साइज को बड़ा किया जाता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि चेटरिंग खालिस्तान के कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए में है एक्सिस टूल ओवर, कि एक्सिस टूल ओवर अगर दोस्तों जो एक्सिस टूल ओवर हैंग होगा तो उसकी वजह से दोस्तों चेटरिंग डेफिनेटली होती है। अगर दोस्तों जो नोज रेडियस है अगर वो भी दोस्तों अगर अधिक है तो नोज रेडियस की वजह से भी दोस्तों चेटरिंग होती है। और जो सिलेंडर जॉब है, सिलेंडर जॉब की है दोस्तों, जो सिलेंडर जॉब से दोस्तों कोई चेटरिंग से रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन जो हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोस्तों दोनों सही है, क्योंकि एक्सिस टूल ओवर हैंग और नोज रेडियस दोस्तों अगर ये अधिक नोज रेडियस अगर दोस्तों अधिक है और जो टूल है दोस्तों अगर वो हैंग है तो दोनों की वजह से दोस्तों चेटरिंग हो सकती है। तो हमारा आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि एक सिंगल पॉइंट कर्तन औजार को खालिस्तान होता है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कैन हैव। तो ऑप्शन ए में है पॉजिटिव रेक एंगल, ऑप्शन बी में है नेगेटिव रेक एंगल और ऑप्शन सी में है शून्य रेक एंगल और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से किसी कोई एक, है ना। तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है दोस्तों इसके ऊपर तीनों रेक एंगल का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल और जीरो रेक एंगल। और जैसे ये दोस्तों जो रेक एंगल होते हैं ये धातु के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे दोस्तों जो हार्ड धातु होती है उसके लिए नेगेटिव रेक एंगल का प्रयोग किया जाता है, और जो जीरो रेक एंगल का प्रयोग दोस्तों पीतल के लिए करते हैं, और जो पॉजिटिव रेक एंगल होता है दोस्तों इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर मेटल के लिए किया जाता है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के ऊपर कौन सा रेक एंगल होता है। तो दोस्तों इन तीनों में से कोई भी एक होता है, वो भी दोस्तों धातु के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई एक। दोस्तों इस पेपर में 75 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर की जो आंसर शीट है इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। और दोस्तों इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ सभी क्वेश्चन पेपर की दोस्तों जो आंसर शीट है इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन पेपर की मिल जाएगी। और बहुत ही जल्दी दोस्तों जो PDF फाइल में अपलोड करने वाला हूँ। और दोस्तों ये है आंसर शीट। अब दोस्तों आपके स्टडी टेस्ट के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं और इन दोनों क्वेश्चन के दोस्तों आपको जो आंसर है कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। और इन दोनों क्वेश्चन को दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को कवर करूंगा।